नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। रियूनियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने 16 तारीख दिन बुधवार से एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के विषय में पढ़ाना मैंने प्रारंभ किया था और हमने विद्यार्थियों की डिमांड पर, आप सभी लोगों की डिमांड पर ही मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाना इसमें प्रारंभ किया था। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स वगैरह में मुझे देते रहिएगा कि क्या सुधार करना है, किस चीज़ों, कौन सी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूं, क्या अल्टरेशन करना है। जो 16 तारीख को जो विषय आपको पढ़ाए गए थे, जो विषय पढ़ाया गया था, उसी का एक पीडीएफ बना करके, एक क्वेश्चन पेपर बना करके आपको अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रेषित किया गया था। 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थी जो है वो क्वेश्चनों को लगा चुके होंगे। नहीं लगा चुके होंगे तो आप ये वीडियो को यहां पर पॉज करिएगा और पहले जाकर के वो क्वेश्चन लगाइएगा, फिर इस वीडियो में वापस आकर के इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके लिए ये लाभदायक हो सके और आप ये समझ सकें कि वास्तविकता में आप कहां पर स्टैंड करते हैं। वास्तविकता यही है कि हमारा संस्थान आपकी भलाई के लिए कार्य कर रहा है, आपके भले के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा संस्थान जो भी कार्य कर रहा है ये तभी सफल हो सकता है जब आप आत्म मूल्यांकन करना प्रारंभ करेंगे, स्व मूल्यांकन करना प्रारंभ करेंगे। और स्व मूल्यांकन करने की विधि यही है कि भाई जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप पहले हल कीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको अंत तक इसलिए भी बने रहना है क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन हल करवा दूंगा उसके तुरंत बाद मैं एक नया टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद उस जो नया टॉपिक होगा उसके प्रश्न आपको सोमवार को दिए जाएंगे। सोमवार को मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, फिर से उस दिन एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। चलिए, तो ज्यादा डिले न करते हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया जो पहला प्रश्न था, जो पहला प्रश्न है, मेरे ख्याल से आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का जवाब दिया होगा। बता दीजिए मुझे जरा कमेंट बॉक्स में एक बार कि क्या है इसका जवाब, क्या उत्तर दिया है आपने। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। ठीक है, कौन सा कथन लागू नहीं होता। देखिए भाई, पहला तो यह है कि दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना, ये तो बिल्कुल लागू होता है। मैंने आपको बताया भी था कि दूसरे के खर्चे पर एक बड़ी सेना रखने की पूरी प्लानिंग इसमें बना दी गई थी भाई। ठीक है, दूसरे के खर्चे पर एक बड़ी सेना रखने की इसमें पूरी प्लानिंग थी। तो पहला वाला तो इसमें जाहिर सी बात है कि लागू हो रहा है। दूसरा वाला नेपोलियन, उस समय नेपोलियन का खतरा चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई चल रही थी वहां पर, है ना। तो वो भी एक विषय है, क्योंकि फ्रांसीसियों को ही तो दरबार से बाहर रखना था ना मेन। तो देखिए इसका उत्तर आप देखिए, इसमें 1 और 2 माफ कीजिएगा, लागू नहीं होता है, इसमें लागू होता वाला है, ये दोनों लागू होते हैं। सी और डी इसमें लागू नहीं होते हैं, तो सी और डी जो है वो आपको इसमें उत्तर के रूप में देने रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। इसका जवाब आप में से कई सारे लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। पेशवा बाजीराव सेकंड जो है ना, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक जो संधि है उसको स्वीकार करते हैं। रघुनाथ जी सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो आंग्ल मराठा वॉर प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो पेशवा बाजीराव सेकंड है ना। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, मैसूर के शासक या जोधपुर के राजपूत शासक। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार कर ली थी 1799 में, तो ये तो हो ही नहीं सकते। मैसूर के शासक ने भी स्वीकार की थी, जोधपुर के ने भी की थी। इसमें इंदौर के होलकर हैं जिन्होंने कभी भी ये संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा इंदौर के होलकर। ठीक है, इंदौर के होलकरों ने इस संधि को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, यहां पर द्वैध शब्द छूट गया है, तो द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था, डुअल गवर्नेंस सिस्टम को लागू किया था। बताइए भाई, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर तो आप लोगों को देना ही चाहिए भाई, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था इसके बारे में। इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए
कि भाई द्वैत शासन किसने लागू किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने जो है वो लागू किया था। माफ कीजिएगा, इसमें समाप्ति का है, लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव साहब ने, और इसमें जो है इसको समाप्त किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने इसको समाप्त किया था। लागू करने का काम किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसको समाप्त, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स वो पर्सन है जहां से 1773 से भारत में चार्टर एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के आने का क्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला। इसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, किस ने लॉर्ड वेलेस्ली, यहां पर लॉर्ड शब्द है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? हैदराबाद ने किए थे, अवध के निजाम ने किए थे, मैसूर ने किए थे, बंगाल के नवाब साहब ने बिल्कुल नहीं किए थे क्योंकि इनको तो जीता गया था। ठीक है, आप मुझे बताइएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है 1, 2 और 3, है ना। बंगाल के नवाब साहब, बंगाल तो अंग्रेजों के कब्जे में खुद ही आ गया था, तो बंगाल क्यों करेगा इसमें, है ना। बंगाल का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो इसका उत्तर आप लोगों को देना है झांसी, नागपुर और सतारा। आप मैच कर लीजिएगा जिस जिसका उत्तर सही हो, और आप जो है वो कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि ये 15 क्वेश्चन जो है ना, इनमें आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसे ही ये आप इसको चेक करें, तुरंत कमेंट में आप बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, ताकि मैं मूल्यांकन कर सकूं। ठीक है, हाँ, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये प्रश्न नहीं मिले हैं, तो आप तुरंत जाइए टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ये क्वेश्चन लीजिए, इनको सॉल्व करिए, चेकिए भाई अपना, आप चेक करिए, अपना मूल्यांकन करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? भाई बताना है आपको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारतीयों को उच्च शिक्षा देना चाहती थी। भाई आपने देखा होगा जब लॉर्ड मैकाले को भारत में शिक्षा का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को लागू किया था, वो पश्चिमी पद्धति से शिक्षा के हिमायती थे। तो डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को लागू करके उन्होंने क्या घोषणा की थी, किस तरीके से वो जो है वो भारत में शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे। तो ये सब चीजें आपको इसमें समझनी है। तो भाई क्या करना चाहते थे, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते थे, या भारत में जन साक्षरता का विकास करना चाहते थे। भाई कोई अंग्रेज लोक कल्याणकारी राजा तो थे नहीं। ठीक है, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना चाहते थे। तो आप इसका उत्तर देंगे कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को, भाई उनका निहित उद्देश्य इसके अंतर्गत ये था कि क्योंकि उन्हें क्लर्क चाहिए थे भारत में। अब अगर अंग्रेजों को बुलाएंगे, वो इंग्लैंड से ही बुलाएंगे सारे क्लर्क, उनका जो ये लोकल स्टाफ है, अगर सब अंग्रेज जो है वो इंग्लैंड से ही बुलाएंगे तो उनको बड़ा महंगा पड़ेगा और उनको ज़्यादा सैलरी भी देनी पड़ेगी, और उसमें कम पैसे में भारत के लोग जो है वो काम कर लेते थे। तो अगर अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति होगा, अंग्रेजी मानसिकता का व्यक्ति होगा, उनका काम करेगा तो उनके लिए सहूलियत होगी। तो इसी वजह से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो 1 लाख रुपए निर्धारित हुए थे। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए। ठीक है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, वे सरदार कौन से थे? अब इसमें देख लो भाई, प्लासी के युद्ध में एक बात आप ध्यान रखिए कि राय दुर्लभ तो कतई नहीं थे। तो जिसमें 2 है उसको आप हटा दो, ये हट गया और ये हट गया। राय दुर्लभ तो अंग्रेजों के विरोध में जाकर के मिल गए थे ना, अंग्रेजों के साथ मिल गए थे जाकर के। तो अब ये और ये दोनों मिल गए। अब इसमें एक चीज आप याद रखिए कि अब इसमें जो 5वां नंबर है खादिम खां, ये भी व्यक्ति नहीं है। इसमें मीर मदान जरूर होना चाहिए क्योंकि मीर मदान उनका सेनापति था, मारा गया था प्लासी के युद्ध में। तो इसका उत्तर निकल के आ रहा है आपका 1 और 4। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या निकल के आ रहा है आपका 1 और 4। ठीक है, चलिए अब भाई किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से लेकर के 1772, ये कौन सा समय है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये समय है डुअल गवर्नेंस का समय, द्वैध शासन का समय है ये। क्योंकि मैंने बताया था 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है, इलाहाबाद की संधि से लेकर के 1772 या 1773 में जब तक की क्या नहीं आ जाता है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ जाता है, तब तक का शासन द्वैध शासन कहा जाता है।
तो इस शासन को यानी द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य कहा है। मतलब किस इतिहासकार ने जो द्वैध शासन है इसको डाकुओं का राज्य कहा है? यदुनाथ सरकार ने, के.एम. पणिकर ने, ताराचंद ने, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है के.एम. पणिकर साहब ने। ये के.एम. पणिकर साहब का स्टेटमेंट है कि द्वैध शासन जो है वो डाकुओं का राज्य था। किसका राज्य था? डाकुओं का राज्य था। ठीक है भाई, तो ये के.एम. पणिकर हो गया। अब डिंडीगुल, आपको पता होना चाहिए डिंडीगुल जो है वो डिंडीगुल एक किला था बेसिकली। ठीक है, टीपू सुल्तान के पिताजी जो हैदर अली हैं उनका डिंडीगुल के किले से बड़ा संबंध है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में एक नगर है डिंडीगुल। ठीक है, वहीं पे एक किला था। इसका उत्तर ये होगा भाई। और देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है वो आपको जो है वो पता लगाना है। इसमें से कौन कौन सा सुमेलित है तो आप इसका उत्तर दीजिएगा भैया। फैक्चुअल है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, 2 और 3, इसमें से 2 और 3 जो है ये वाला और ये वाला ये सुमेलित है ना। आप चेक करिएगा आपका उत्तर सही हुआ है या गलत हुआ है, आप चेक करिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है? देखिए भाई ये अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट है। अलीवर्दी खां साहब ने कहा था कि अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान है, यदि इन्हें छेड़ा नहीं गया तो ये शहद देंगे, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये मधुमक्खियां काट काट के प्राण भी ले सकती हैं। ठीक है, तो ये अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट है जो कि बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ठीक है, अलीवर्दी खां का है। आप देखिएगा 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच में विवाद के क्या कारण थे? मतलब ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से बंगाल के नवाब, बहुत सारे कारण थे। देखो अंग्रेजों ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम जो था, फोर्ट विलियम उसकी किलेबंदी कर दी थी, एक तो कारण यही था। दूसरा आप देखेंगे वो जो है उनको जो पास दिया गया था फ्री ट्रेड एरिया का, फ्री ट्रेड का, उसका वो दुरुपयोग करने लगे थे, ये भी एक काम है। और इसके अलावा जो कृष्ण वल्लभ हैं उनको कलकत्ता में अंग्रेजों ने शरण दे दी थी। तो इसमें उत्तर आएगा 1, 2 और 3, तीनों ही इसके उत्तर होंगे। ठीक है, तो भाई चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का विलय कुशासन के आधार पर हुआ था, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अवध का विलय जो है वो कुशासन के कारण किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो बेगम हजरत महल जो है वो अपने बेटे को शासक बनाना चाहती थी, इसी वजह से 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल जो है वो हिस्सा लेती हैं। फिर बाद में अंग्रेजों से जब नहीं जीत पाती हैं तो वो नेपाल चली जाती हैं। नेपाल के काठमांडू में बेगम हजरत महल की जो कब्र है वो बनी हुई है ना। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। महाभियोग का मुकदमा किस गवर्नर जनरल पर चला गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, पर ब्रिटिश संसद ने बाद में इन्हें माफी दे दी थी, तो उनको माफ कर दिया गया था। तो ये आपका उत्तर है। तो ये आपके 15 क्वेश्चनों के मैंने आपको उत्तर दिए। आप मुझे चेक करके बताइए कि कितने आपके सही हुए हैं और मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, कोई किसी विषय में या किसी क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ आई हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा, हम उस पर भी काम करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग हमारे विषय को प्रारंभ कर देते हैं। हमने जहां से छोड़ा था हम वहीं से इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीतियां और उनका प्रभाव क्या रहा। भारत में जो ब्रिटिश शासन रहा है उसकी आर्थिक नीतियां क्या रही हैं और उन आर्थिक नीतियों का क्या परिणाम भारत के ऊपर पड़ा, ये हमको आज के टॉपिक में देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं भाई। तो पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, कौन सा युद्ध खत्म हुआ? बक्सर का युद्ध। जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो भारत है इस पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का एकाधिकार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको अंग्रेज जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अंग्रेज अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेते हैं, है ना।
यहां पर देखेंगे हम कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। मतलब एक प्रकार से हम हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे, हमारे उद्योग धंधे थे, हमारी कृषि जो है वो आत्मनिर्भर थी, हमारे लघु कुटीर उद्योग जो है वो आत्मनिर्भर थे। इन सभी चीजें, ये सभी चीजें जो है हमारे देश में बढ़िया चल रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे ही कब्जा किया तो उन्होंने उद्योग धंधों को खत्म करना शुरू किया, उन्होंने अपने हिसाब से नीतियां बनानी शुरू की। मतलब हम आत्मनिर्भर न रह करके दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। और देखो कहा गया है कि कर विचार देखो मन माही, पराधीन सपने सुख नाही। आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकते हैं यदि आप दूसरे के अधीन हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमारी अर्थव्यवस्था जब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यानी किसी दूसरे देश के अधीन हो जाएगी, तो इसकी समस्त गतिविधियां उस देश के हित में संचालित होंगी कि भारत के हित में संचालित होंगी? ऑब्वियसली बात है कि भारत के हित में संचालित नहीं होंगी, उस देश के हित में संचालित होंगी। जब आपकी अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम करने लग जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था का खोखला हो जाना तय। हमारी अर्थव्यवस्था हो भी गई खोखली। ठीक है, अच्छा भाई समझेंगे। इसके बाद क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि भारत में जो उपनिवेश है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि उपनिवेश किसी को कोई ऐसा तो नहीं है हमारे व्यूअर्स में जिसको उपनिवेश का मतलब नहीं पता हो कि उपनिवेश क्या होता है। यदि आपको उपनिवेश का मतलब नहीं पता है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में आपको उपनिवेश का मतलब भी बताऊंगा। समझिए जरा कि उपनिवेश क्या है। एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा जब किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को, जब किसी देश के द्वारा, किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, उस देश को जिस शक्तिशाली देश के हितों में संचालित किया जाने लग जाए, उस देश के रॉ मटेरियल्स का शोषण किया जाने लग जाए, उस देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया जाने लग जाए, तो ऐसी स्थिति जो है वो उपनिवेशवाद की स्थिति कहलाती है। उपनिवेशवाद भी एक प्रकार का साम्राज्यवाद ही था। उपनिवेशवाद जो है वो एक प्रकार की राष्ट्रवादी विचारधारा ही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद की ही परिणति थी, क्योंकि अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो है यूरोपीय देश उपनिवेशवाद का सहारा ले रहे थे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर बताऊंगा कि जो उपनिवेशवाद है, यहां पर आर्थिक और शोषण, आर्थिक दृष्टि से शोषण और उत्पीड़न जो है वो प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ऐसे ही भारत के साथ भी हुआ, क्योंकि भारत के जो बड़े टेरेस्ट्रियल एरिया है, बड़ा एक भूभाग है, उस भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, उस भूभाग को अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो अपने देश के हितों में इसका संचालन करना शुरू कर देंगे। तो यही हुआ भी। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि जो उपनिवेशवाद है भारत में, ये उपनिवेशवाद और ये जो आर्थिक शोषण है, इसके कई सारे स्टेजेस रहे हैं। भारत में उपनिवेशवाद ऐसा ही नहीं है कि पहले दिन से ही शुरू हो गया, अंग्रेज आए और पहले दिन उनको सब कुछ चीजें लगी लगाई मिल गई और उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके कई सारे स्टेजेस रहे हैं। धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने चीजों को कैप्चर किया, क्योंकि अंग्रेजों को भी एक डर था। एक बड़ा साम्राज्य था, एक बड़ा भूभाग था, अलग अलग प्रकार के लोग थे, और हमारे जो शासक हैं वो शासक भी योग्य थे। पर कहा गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। हमारे यहाँ पर सुमत नहीं थी, मतलब हमारे शासक जो है वो एकजुट नहीं थे। हमारे ही शासक जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। पहले हमारे ही शासकों ने जो है वो उन तमाम विदेशियों का साथ दिया है जिन विदेशियों ने भारत पर आकर के आक्रमण किए। तो यहां पर भी यही स्थिति रही है ना। तो भाई अलग अलग चरणों में, अलग अलग स्टेजेस में भारत में जो है वो उपनिवेशवाद डेवलप होता है। ठीक है, तो इसका पहला चरण जो है, पहला स्टेज जो है, उसको कहा गया है वाणिज्यिक पूंजीवाद, कमर्शियल कैपिटलिज्म। तो कमर्शियल कैपिटलिज्म वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन जहां से इंडिया का स्टार्ट होता है, उसका पहला स्टेज जो है वो क्या है, कमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो हम लोग चलिए समझते हैं जरा इस पहले चरण को। ये जो पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद या कमर्शियल कैपिटलिज्म जिसे हम लोग कह रहे हैं,
ये चरण का टाइम ड्यूरेशन जो रहा है वो 1757 से लेकर के, कब से लेकर के 1757 से लेकर के 1813 तक का समय रहा है। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि साहब 1813 तक का ही क्यों, हमने कैसे डिसाइड किया? भाई 1757 तो समझ में आ रहा है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज जो है वो भारत पे क्या अधिकार करने लग गए, तो वहां से स्टार्ट हो गया, हमने मान लिया। पर 1813 क्यों? तो देखिए भाई, त्रिपाठी सर ने आपको 1813 का अधिनियम पढ़ाया होगा पॉलिटी में। 1813 का अधिनियम वो अधिनियम है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है ना वो समाप्त कर दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार जब समाप्त किया गया कंपनी का, तो अब क्या होगा कि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत में आना शुरू कर देंगी। कई सारी में मैं कहूंगा इंग्लैंड की कंपनियां, क्योंकि इंग्लैंड का अधिकार है अभी तक, ठीक है। तो 1813 को इसलिए वो टाइमलाइन माना जाता है क्योंकि 1813 तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। एक आदमी शोषण करेगा अर्थव्यवस्था का तो कितना कर पाएगा? ठीक है भाई, हमारी अर्थव्यवस्था फिर भी मजबूत रहेगी, लेकिन 1813 में ब्रिटिश कंपनियों के द्वार भारत के लिए खोल दिए गए। तो अब क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन की गति बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो 1813 इसलिए वो डेडलाइन है पहले चरण के अंत होने की। उसके बाद द्वितीय चरण स्टार्ट होगा, हम द्वितीय चरण को समझेंगे उसी समय। पहले हम पहले चरण को समझ लेते हैं। तो ये जो पहला चरण था जो 1857 से लेकर के 1813 तक चला, इस चरण में अंग्रेजों का पूरा ध्यान जो था वो आर्थिक लूट पर था। पैसा कमाना कैसे भी करके, है ना, आर्थिक लूट पर पूरा ध्यान रहा, पूरा फोकस जो है ना वो काहे पे रहा है? इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन पर रहा है, आर्थिक लूट पर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? यहां पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। अब व्यापारिक एकाधिकार तो है, इंग्लैंड की तरफ से तो व्यापारिक एकाधिकार है ना। ब्रिटेन की कोई भी कंपनी नहीं आएगी भारत में, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी, लेकिन भारत में ब्रिटेन की नहीं आएगी, लेकिन कोई विदेशी कंपनियां तो आ सकती हैं। पुर्तगाली कंपनी आ सकती है, फ्रांसीसी कंपनी आ सकती है, डच कंपनी आ सकती है। तो अब आपको अगर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना है, यानी इंग्लैंड की तो मैं अकेली कंपनी हुई, मेरे अलावा और किसी देश की भी कोई कंपनी ना आए, तो आपको विदेशियों से कई सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, आपको फॉरेनर से कई सारे युद्ध करने पड़ेंगे। तो अब वो जो युद्ध होंगे, वो युद्धों से क्या होगा भाई कि पुर्तगालीज भी हारेंगे, फ्रांसीसी भी हारेंगे और डच भी हारेंगे। तो इनके हारने से क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के रूप में उभर करके आ जाती है। दूसरी, अब इनकी विदेशी प्रतिद्वंद्विता रह नहीं गई, कोई विदेशी कंपनी भारत में है नहीं एक्टिव। तीसरी भाई बात यह है कि अब ये क्योंकि भाई पॉलिटिकली भी एक्टिव हो गए, तो अब ये क्या करेंगे? ऐसी पॉलिसीज बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसी नीतियां बनाना स्टार्ट करेंगे कि भारत की कोई भी व्यापारिक शक्ति इनसे लड़ाई ना ले पाए, भारत की कोई भी व्यापारिक शक्ति जो है वो इनके सामने टिक ना पाए। अब देखिए, इंग्लैंड से कोई आएगा नहीं, विदेशियों को हरा दिया है। समझना जरा ध्यान से, है ना, दो तीन बिंदुओं को आप समझिएगा जरा। पहला क्या है? इंग्लैंड से कोई व्यापारिक कंपनी नहीं आएगी। दूसरा, अन्य विदेशी कंपनियां जो हैं उनको हम क्या कर चुके हैं? हरा चुके हैं, तो अब वो भी नहीं आएंगे। तीसरा, राजनीतिक रूप से हम सक्षम हो गए हैं, तो हम भारत में ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो हमारे हित में हो, अंग्रेजों के हित में हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में हो। तो अब देखिए, क्या कोई बचा? भारतीय व्यापारी बचे नहीं, अन्य विदेशी देशों से आ नहीं सकते, इंग्लैंड से आ नहीं सकते। तो 1757 से लेकर के 1813 तक का जो समय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा भाई, इसमें कोई और है ही नहीं, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चल रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा भाई? ये अपनी जो ट्रेड मोनोपोली है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं हम लोग आगे। प्रथम चरण में अंग्रेजों के उद्देश्य क्या थे? मतलब जो पहला स्टेज था, मैंने आपको बताया, कब से कब तक? 1757 से लेकर के 1813 तक का जो पहला स्टेज था अंग्रेजों का आर्थिक शोषण का, उस पहले स्टेज में अंग्रेजों के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या उद्देश्य थे, हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। भाई पहला उद्देश्य तो यही था, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना। तो ये व्यापारिक एकाधिकार कैसे प्राप्त किया जाएगा? मैंने अभी बताया, 3 लोगों को एलिमिनेट करके। पहला,
इंग्लैंड से कोई ना आ पाए, दूसरा भारतीय व्यापारी सक्षम ना हो पाए, तीसरा कोई अन्य विदेशी देशों से व्यापारी ना आ पाए। तो ये तीनों उद्देश्य कंपनी ने अचीव कर लिए। तो क्या हो गया, ट्रेडिंग मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। क्या स्टैब्लिश कर ली, ट्रेडिंग मोनोपोली। देखिए आप अंग्रेज जिससे भी मिलते थे वो व्यापारिक फ्री ट्रेड का ही अधिकार मांगते थे ताकि उनके प्रोडक्ट सस्ते बिकें। भाई जब प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर जब टैक्स नहीं लगेगा तो उसकी जो एमआरपी है, रिटेल प्राइस है, जिस प्राइस पे ग्राहक को दिया जाता है वो प्राइस कम हो जाएगा। जबकि भारतीयों के ऊपर टैक्स लग रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत में भारतीय व्यापारियों पर टैक्स लगवा रहे हैं और अंग्रेजी व्यापारियों पर टैक्स नहीं लगेगा। आप समझिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कंपनी का एक और उद्देश्य था पॉलिटिकल हेजोमोनी, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था कंपनी को। राजनीतिक प्रभुत्व से क्या मतलब हुआ, क्या समझ में आ रहा है? राजनीतिक प्रभुत्व से आप यहां पर यह बात समझिए कि कंपनी जो है वो पॉलिटिकली भी, क्योंकि आपको पता है पपेट रूलर एस्टैब्लिश करने लगी है, कठपुतली शासक। अब कठपुतली शासक अगर रहेंगे, आप समझिए, कठपुतली शासक अगर रहेंगे तो ये शासक जो है वो कहां तक चीजों को मैनेज कर पाएंगे, कहां तक चीजों को सिस्टमेटिक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, कठपुतली शासक को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेज ही तो अपने लिए नीतियां बना रहे हैं, ठीक है। तो राजनीतिक रूप से भी आप देखें, राजनीतिक रूप से अगर एक्टिवेट होंगे तो जो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलता है एग्रीकल्चर से, वो पैसा भी अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था। इसके अलावा देखिए, आप भारत से कम दाम पर वस्तु खरीद रहे हैं और यूरोप में अधिक दाम पर बेच रहे हैं, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो मैं आपसे बात कहूंगा कि कोई रॉ गुड हो, कच्चा माल कम दाम पे खरीदा और ज्यादा दाम पर जाकर के यूरोप में बेच दिया, क्योंकि यूरोप में अब चीजें ऐसी होंगी, ठीक है। सरकारी आय पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, मैंने आपको बताया था धीरे से। देखिए, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके जब राजा किसी काम का नहीं रह गया तो उस राजा को भी हटा दिया। धीरे से पूरी राजनीतिक इनकम को जो है वो कैप्चर करने की नियत थी, ठीक है। ये चीज रही। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके बाद जो है वो द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाता है। सब कौन सा चरण स्टार्ट हो जाता है? द्वितीय चरण। ये द्वितीय चरण जो है वो 1813 से लेकर के 1858 तक रहा। आपने देखा है कि पहले चरण में जो शोषण की नीतियां थी वो तो चली रही हैं, है ना। अब दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कौन सा चरण स्टार्ट हो गया है? दूसरा चरण। अब समझिए जरा, ये बड़ा खतरनाक चरण है, क्योंकि इसमें सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं बल्कि अब धार्मिक शोषण भी स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से धार्मिक शोषण भी स्टार्ट होने लग जाएगा। और यही कारण था कि 1857 में 1857 में विद्रोह भड़कता है। 1813 में जो कंपनी है उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखो आप समझो जरा, 1813 आते आते अंग्रेजों को भी यह समझ में आ गया था कि अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की नहीं है। भारत बहुत बड़ा खजाना है, उसको अगर लूटना है तो ज्यादा लोगों को भेजना पड़ेगा। अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल पा रही है और इसकी गति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल इंडियंस को समझ में तो आएंगी चीजें, और जब उनको समझ में आएंगी, और हुआ भी यही भाई। देखिए आप, इसके कुछ समय बाद ही लोगों को समझ में आने लगा। आपने देखा होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक, वो समझ गए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उसमें दे दी गई, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दे दिया गया, धन निष्कासन का सिद्धांत उसमें प्रतिपादित कर दिया गया। तो उन्हें स्पीड बढ़ानी थी। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट में एक बात यह कही गई कि अब कंपनी की इंडिया में मोनोपोली नहीं रहेगी, है ना। कंपनी की मोनोपोली को जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अब इंग्लैंड से ही, दूसरे देशों से नहीं, इंग्लैंड से ही दूसरी कंपनियां जो है वो इंडिया में आ सकती हैं। दूसरी कंपनियां जो है वो भारत में व्यापार करने के लिए आ सकती हैं। तो पहली बात तो यही हुई। लेकिन यहां पर भी चीन के साथ में और चाय के साथ में, चाय का और चीन के साथ में ये दो व्यापार कंटिन्यू रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसमें काम करती रही। और समझेंगे जरा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इस दौरान होने लग गई थी, तो शोषण का नया स्वरूप लेकर के आना था। अब नया स्वरूप शोषण का कैसे आएगा जरा समझिए, क्योंकि इंग्लैंड में क्या हो गया है, औद्योगिक क्रांति हो गई है भाई। और अगर औद्योगिक क्रांति हो गई है और औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें एस्टैब्लिश हो गई हैं। लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे जो नगर हैं वो नगर एस्टैब्लिश हो गए हैं।
तो ऐसी कंडीशन में भारत से कच्चा माल ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए भाई? कच्चा माल। तो कच्चा माल का तो भारत करने लग जाएगा निर्यात, एक्सपोर्टर बन जाएगा। और आयात काय का करेगा भाई? फिनिश्ड गुड्स का, पके हुए माल का। अब कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनों से अगर कोई कपड़ा बन रहा है और यहाँ भारत में हथकरघा उद्योग जो है या भारत में हाथों से जो कपड़ा बनाया जा रहा है, सूत काता जा रहा है, तो वो कहां तक कंपनियां सस्ते में बना लेंगी, लेकिन हैंड लेबर का तो पैसा लगेगा ही। तो भारत के जो बुनकर थे वो भी अब बेरोजगार हो जाएंगे और वो भी भागेंगे कहां की तरफ? गांव की तरफ। मैंने आपको बताया है कहीं पर भी अगर समस्या आएगी तो सबसे पहले गांव ही याद आएगा, और ये कोरोना काल में हम लोगों ने देखा भी है कि गांव ही याद आता है भाई व्यक्ति को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति निर्मित होने लग गई है ना। अच्छा, एक और बात है, इसी दौरान एक नया टैक्स लागू कर दिया गया इंडिया के ऊपर, गृह शुल्क। अब ये गृह शुल्क क्या है भाई? ये गृह शुल्क एक ऐसा टैक्स है जो इंग्लैंड ने इंपोज किया है भारत के ऊपर, और ये इंडिया में जो भी टोटल इनकम हो रही है, जो भी टोटल रेवेन्यू मिल रहा है एग्रीकल्चर टैक्स से या किसी भी अन्य प्रकार के टैक्स से, उसका 25% है जो इंग्लैंड को जाता है। मतलब अब और ज्यादा पैसा अंग्रेजों की तरफ यानी इंग्लैंड को जाने लग गया। 25% तो गृह शुल्क लागू हो गया। तो गृह शुल्क एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है वो इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट होने लग गया। अब देखिए, आप शोषण समझिए, हर प्रकार से शोषण, हर प्रकार से आर्थिक रूप से जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऐसा ही नहीं है, भारत जो है वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था था ना। भारत के बारे में कहा भी जाता है, हमारे बारे में कहा जाता है कि भाई बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़ा विरोध नहीं किया हमने, नहीं तो अंग्रेज इतने ज्यादा नहीं थे, अंग्रेज मुट्ठी भर थे। अगर ना कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता, तो कुल्हाड़ी में लकड़ी का जो हिस्सा था उस हिस्से की वजह हमारे ही लोगों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, उसकी वजह से ये सब एक्सप्लॉयटेशन हुआ। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भले ही जलियांवाला बाग में आदेश देने वाला मुंह जनरल डायर का था, लेकिन गोलियां चलाने वाले हाथ हिंदुस्तानी ही थे। हाथ कैसे थे? हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे कि गृह शुल्क को लागू कर दिया गया, और ये गृह शुल्क लागू होने से हमारी इनकम बहुत तेजी से ब्रिटेन की तरफ या अंग्रेजों की तरफ क्या होने लग गई है? शिफ्ट होने लग गई है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में निकल करके सामने आ रही है। इसके बाद अगर हम आप देखें तो कच्चे माल का निर्यात होगा, है ना, निर्यात होगा, और तैयार माल का क्या कर रहा है? आयात। तो भारत जो है वो एक तरफ तो रॉ मटेरियल का सोर्स भी बन गया अंग्रेजों के लिए, और दूसरी तरफ एक बड़ा बाजार भी बन गया। बड़ा बाजार बन गया भाई, बड़े बाजार के रूप में भी यूज किया, क्योंकि हमारी जनसंख्या तो बहुत थी, लोग बाग तो खरीदेंगे ही। तो अंग्रेज जो है वहां से भी पैसा खींच रहे हैं और यहाँ से भी पैसा खींच रहे हैं। कच्चा माल औने पौने दाम में ले रहे हैं और तैयार माल महंगे दाम में बेच रहे हैं, और हमारे देश के जो कपड़े के बुनकर हैं उनको बेरोजगार कर दिया गया है, तो वो कृषि क्षेत्र में चले गए। तो अब और कोई सोर्स बचा ही नहीं, है ना। चलिए, भारत का कपड़ा उद्योग जो है वो समाप्त कर दिया गया, मैंने बताया था। भू राजस्व के नए नियम लागू कर दिए गए। देखिए, अगले वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में कि स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इस्तमरारी, सूर्यास्त का नियम, ऐसी तमाम पॉलिसीज के माध्यम से भारत में शोषण के एक नए स्वरूप को विकसित कर दिया गया, एक नया अंबाल लगा दिया शोषण का। ठीक है, तो नए नए प्रयोग जो है वो किए गए अंग्रेजों के द्वारा, और भू राजस्व की दरें भी इतनी हाई कर दी कि अंग्रेजों के पास, भारतीयों के पास खाने को भी ना बचे। इस तरीके की चीजें जो है वो इन्होंने कर दी। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, ये चरण की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चरण में रेलवे का विकास शुरू हुआ। पर एक बात और समझ लीजिए कि रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपनी खुद की सहूलियत के लिए किया था। क्यों? क्योंकि भारत के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके, और जो तैयार कपड़ा है या तैयार जो प्रोडक्ट है उनको कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। ये अलग बात है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं उनको भी इस चीज का लाभ मिला। इसी समय में आप देखेंगे कि जो डाक सेवा है उसकी भी शुरुआत हुई।
डाक सेवा की शुरुआत भी हुई ताकि संचार बेहतर हो सके, कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। ये भी अंग्रेजों ने अपने लिए, अंग्रेजों ने जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे उनके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो भारतीयों के द्वारा भी यूज किए गए अंग्रेजों के सिस्टम को कमजोर करने के लिए। जैसे मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे का उद्देश्य ये था कि ज्यादा तेज गति से शोषण हो, शोषण की दर बढ़ सके, लेकिन इसने लोगों को जोड़ा और हमारे भीतर एक राष्ट्र की भावना भी विकसित की। जैसे डाक सेवा की शुरुआत जो है वो इस वजह से की गई थी कि अंग्रेजों के बीच में कम्युनिकेशन हो, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ इससे। जैसे मैं बात करूं कि शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए किया गया था कि अंग्रेजों को पढ़े लिखे कर्मचारी मिलते रहे क्लर्क लेवल के, लेकिन जब व्यक्ति शिक्षित हो गए तो उन्होंने दूसरे देशों के संविधान को भी पढ़ डाला, इंग्लैंड का भी संविधान पढ़ डाला, इंग्लैंड के भी जो अधिकार है वो भी पढ़ डाले, तो उसमें उनको समझ में आ गया, कंपैरिजन हो गया कि यूरोप में लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है और हमारे देश में कैसा व्यवहार हो रहा है, तो वो कंपेयर कर पाए। इसी से ये जो शिक्षा का विकास हुआ था, इसी से धार्मिक और पुनर्जागरण आंदोलन जो थे उनकी शुरुआत हो गई, तो ये भी एक विषय है इसमें, है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ, 1813 में ईसाई मिशनरीज जो थी, जो ईसाई मिशनरियां थी, उनको भी परमिशन दे दी गई कि आप भारत में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो भाई साहब अब आप देखेंगे कि भाई साहब ईसाई मिशनरियां भी आ गई हैं, है ना, ये धार्मिक रूप से भी शोषण स्टार्ट हो गया। अब यहां पर अंग्रेजों ने गलत, भले ही वो मधुमक्खी के छत्ते हों अलीवर्दी खां के अनुसार, पर यहां पर उन्होंने गलत चीज को छेड़ दिया। भारत में धर्म बड़ा सेंसिटिव विषय है, इस विषय को यदि आपने छेड़ दिया तो बड़ी समस्या आ जाएगी, ठीक है। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें एक बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों ने धर्म के नगमात को छेड़ दिया था, और धर्म के नगमात जो है वो बड़े सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज है कि भाई मिशनरीज के आने से थोड़ा सा धार्मिक रूप से जो है वो प्रचार करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, है ना। तो ये आपका दूसरा चरण रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। इस चरण को फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहा जाता है, वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है ना। तीसरे चरण को आप समझिए। तीसरे चरण के आते आते अंग्रेज भी ये समझ गए थे कि अंग्रेज यदि आपस में ही, अंग्रेजी जो कंपनियां आ रही हैं बड़ी बड़ी, वो यदि आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लग जाएंगी तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि उन्हें शोषण करना है, उन्हें भारतीयों, देखिए अगर ज्यादा अंग्रेजों की कंपनियां आ जाती, इंग्लैंड की कंपनी बहुत सारी आ जाए एक ही फील्ड में, तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे सर्वाइव करने के लिए, और जब भी प्रतिस्पर्धा होती है मार्केट में तो कंज्यूमर को फायदा होता है, ग्राहक को फायदा होता है। पर इस वाली कंडीशन में क्या हुआ भाई कि तृतीय चरण में अंग्रेज ये समझ गए हैं कि आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, इसलिए अब अंग्रेजों की कंपनियां तो आ रही हैं पर अलग अलग फील्ड की आ रही हैं, अलग अलग फील्ड की। तो तृतीय चरण में अंग्रेजों ने बैंकिंग और बीमा कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, तो पहले दो चरण जो हुए थे उनका ही ये लॉजिकल रिजल्ट था। 1857 की परिस्थिति बदल जाती है, उसी कारण वित्तीय पूंजीवाद को अपना लिया जाता है, यानी शोषण तो अभी भी कर रहे हैं पर अब शोषण की टेक्निक्स बदलेंगे, है ना। अब ब्याज पे पैसा देंगे, सरकार के ऊपर कर्जा ला देंगे, है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देंगे, ठीक है, सामान को महंगा कर देंगे, मतलब इस तरीके, क्योंकि आर्थिक गतिविधि, आर्थिक नियम तो सारे उनके ही पास हैं, जब आर्थिक नियम बनाने का अधिकार ही उनके पास है तो अब सरकार को वो क्या करेंगे, कर्जे में डालेंगे, और कर्जे में डाल करके सरकारी पैसा जो है वो इंग्लैंड भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। कौन से चरण में? तीसरे चरण में, ठीक है भाई। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, सोमवार को जो लेक्चर मैं लूंगा, तो उस लेक्चर में मैं आपको अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां बताऊंगा, ठीक है। कौन सी नीतियां बताऊंगा? भू राजस्व नीतियां। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है आपको कैसा लग रहा है। और एक बात और मैं आपको अनाउंस कर देता हूं कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को तो मेरी क्लास रहेगी, मंगलवार, गुरुवार आपका और शनिवार, ये इस दिन जो है वो वीके त्रिपाठी सर की क्लास रहेगी, है ना। त्रिपाठी सर आपको पॉलिटी, पीटी, पॉलिटी मेंस वगैरह पढ़ा रहे हैं, और इसमें आपको मैं हिस्ट्री के टॉपिक जो है वो कवर करवा रहा हूँ।
इसके अलावा हमारा राजनीति विज्ञान को लेकर के एक पूरा कोर्स बना हुआ है। इसमें पेन ड्राइव भी कोर्स भी अवेलेबल है और आप चाहे तो मटेरियल भी मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें, ये हमारे मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, जय हिंद, धन्यवाद।